हेलो गाइज, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। मैं एससीईआरटी साइंस की सीरीज चला रहा हूं, जिसमें आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 8 साइंस इकाई 2 यानी लेसन 2 को लेकर आया हूं, चैप्टर 2, जिसमें आज हम बताएंगे मानव निर्मित वस्तुएं। तो इस सब का आज हम वर्णन करेंगे। ये आपकी कक्षा 8 की ये एससीईआरटी की कक्षा 8 की बुक है विज्ञान की, जिसमें हम इकाई 2 आपको इसको हम विधिवत तरीके से सारी चीज़ें बताएंगे। यदि आप साइंस टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके तहत देखा जाए ये कक्षा 8 की बुक आपको विज्ञान में किसी भी प्रकार के कैसे भी प्रश्न पूछे जाएं उसके लिए बहुत उपयोगी है। आइए चलते हैं, इस श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। कक्षा 8 साइंस मानव निर्मित वस्तुएं इकाई 2 चैप्टर 2 की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कपड़े यानी यूनिफॉर्म हम पहनकर आप स्कूल जाते हैं, उसे किसने बनाया है? कपड़ा बड़ी बड़ी कपड़ा मिलों में मशीनों के द्वारा मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है। आपके माता पिता इसे खरीदकर टेलर मास्टर से आपसे ड्रेस सिलवा कर तैयार करा लेते हैं। इसी प्रकार जूता, मोजा, बेल्ट, बस्ता आदि भी किसी न किसी कारखाने में कुशल कारीगरों द्वारा बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त देखा जाए, कागज की लुगदी से कागज, रबड़ के पौधे से मुलायम रबड़, ग्रेफाइट से पेंसिल, लोहे, लकड़ी, प्लास्टिक, पटरी आदि जितने भी सामान हैं वो सब कोई ना कोई कारखानों में मनुष्यों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो आप यहीं से आप क्लियर हो रहा होगा, कच्चे माल के द्वारा कारखानों में मनुष्यों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि मनुष्यों के द्वारा जो तैयार किए जाते हैं सामान या जो भी उपकरण या जो भी पदार्थ, उन्हीं को हम मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं या मानव निर्मित पदार्थ कहते हैं या मानव निर्मित ही उपकरण कहते हैं। तो यानी मानव के द्वारा जो तैयार की जाती उन्हें हम मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती जो प्रकृति में स्वतः आपको प्रकृति द्वारा निर्मित होती हैं। प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं को मानव निर्मित वस्तुएं। जैसे यहाँ पर देखा जाए, ग्लास है, पंखा है, टेबल है, साइकिल है, घड़ा, मटका, कप आदि, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक वस्तुएं हैं, क्योंकि इसे बनाया है ये है मानव निर्मित वस्तुएं, क्योंकि इसे बनाया है मानव ने किसी न किसी फैक्ट्री में इसको विभिन्न विधियों द्वारा बनाया है। इसी को हम कहते हैं मानव निर्मित वस्तुएं। आगे चलते हैं। गाँव कस्बों में रहने वाले किसान अपने कृषि कार्य के लिए हंसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल, लोहार के यहाँ बाजार से खरीद कर लाते हैं। इसे सब मनुष्य ही बनाते हैं, यानी ये सारे बर्तन, सारे उपकरण किसने बनाए? मनुष्य ने ही बनाए। तो इस प्रकार मनुष्य जो भी बनाएगा वो क्या कहलाएगा? कृत्रिम वस्तुएं कहलाएंगी या मानव निर्मित वस्तुएं कहलाएंगी। सभी प्रकार के बर्तन, घड़ी, साइकिल, स्कूटर, कुर्सी, मेज, फर्नीचर आदि दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुएं सभी क्या हैं? ये सभी मानव निर्मित वस्तुएं हैं। क्यों? क्योंकि इस सबको किसने बनाया है? मानव ने। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि मानव निर्मित वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो मानव के द्वारा निर्मित होती या मानव द्वारा बनाई जाती हैं। आपके चारों ओर दिखाई देने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, मिट्टी, खनिज आदि सब क्या है? ये सब प्रकृति प्रदत्त है। मतलब जीव जंतु, पेड़ पौधे, मिट्टी, खनिज, ये जो है प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। मकान, गाड़ी, साइकिल, खिलौना, साबुन, कपड़ा, उर्वरक, ये सब क्या है? ये प्रकृति प्रदत्त नहीं है, क्योंकि इसे किसने बनाया है? इसे बनाया है मानव ने। तो जो मानव बनाता है वो कहलाती है मानव निर्मित, और जो प्रकृति के द्वारा निर्मित होती है यानी ईश्वर द्वारा जो बनाई जाती है उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक वस्तुएं। मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिताओं की बात करें, आइए चलते। प्रकृति में हमें अनेक संसाधन प्राप्त हुए, फिर भी मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा? आप जानते हैं कि आदिकाल में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी, यानी आदिकाल में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी, उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं नहीं थी। उनका जीवन मात्र प्राकृतिक स्रोतों पर ही निर्भर था। सभ्यता का विकास और जनसंख्या वृद्धि, वैज्ञानिक प्रगति के कारण मनुष्य की आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ती गई, और जिनकी पूर्ति करना प्राकृतिक संसाधनों का संभव था कि प्राकृतिक संसाधनों द्वारा इनका निर्माण कर पाना असंभव था। इसीलिए क्या हुआ? मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कौशल का प्रयोग किया और अनेक वस्तुओं का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार मानव निर्मित वस्तुओं का विकास होता है, और मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताएं जैसे देखा जाए भोजन, वस्त्र और आवास हैं, क्योंकि ये मूलभूत आवश्यकताएं मानी जाती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति क्या प्राकृतिक संसाधनों द्वारा संभव है? आइए मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र, आवास हेतु उपयोगी मानव निर्मित वस्तुओं पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वस्त्र की, क्योंकि वस्त्र मानव की मूलभूत आवश्यकता है।
अब इन वस्त्रों की उपयोगिता क्या मूलभूत यानी प्राकृतिक वस्तुओं से संभव है? तो आइए चर्चा करें। क्या आप बता सकते हैं कि शरीर को ढकने के लिए, सुरक्षा के लिए किन किन वस्त्रों का उपयोग करते हैं? हम सभी लोग जानते होंगे कि शरीर को ढकने के लिए हम किसी न किसी कपड़े का उपयोग करते हैं। अब वो कपड़ा चाहे पैंट हो, शर्ट हो, कुर्ता हो, साड़ी हो, सलवार हो, पाजामा हो, जांघिया, बनियान आदि कोई भी हो, यानी कोई ना कोई वस्त्र होगा जिससे ही अपने कपड़े जो है अपने शरीर को ढकते हैं। जबकि सर्दी से बचने के लिए हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। स्वेटर है, शॉल है, कार्डिगन है, कंबल है, लोई आदि का हम उपयोग करते हैं किसके? सर्दियों से बचने के लिए। क्या आप बता सकते हैं कि ये वस्त्र किस प्रकार तैयार किए जाते हैं? सूती वस्त्र कपास के रेशों से, ऊनी वस्त्र यानी भेड़ से। अब सूती वस्त्र किससे बन रहे हैं? देखो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, सूती वस्त्र कपास के रेशों से बनते हैं, ऊनी वस्त्र भेड़ के बालों से बनते हैं, और साथ में यह संश्लेषित रेशे तैयार किए जाते हैं। संश्लेषित रेशे जो मानव द्वारा निर्मित है उन्हीं को हम संश्लेषित रेशे कहते हैं। आजकल मनुष्य नायलॉन, टेरिलिन, पॉलिस्टर धागों का बने वस्त्रों का उपयोग कर रहा है। धागे संश्लेषित रेशों तैयार किए जाते हैं। इन धागों से निर्मित वस्त्र अधिक टिकाऊ एवं आकर्षक होते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ प्रयुक्त रेशे हैं, स्रोत हैं, जैसे सूती, कपास से, ऊनी जंतुओं के बाल से, रेशमी रेशम कीट से, टेरिलिन संश्लेषित रेशा है यानी मानव निर्मित है। तो इतना आप समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं भवन निर्माण में। तो भवन निर्माण की बात की जाए यानी आवास की बात, पहले हमने समझ लिया वस्त्र, अब हम चलते हैं आवास की ओर। अपने आसपास अपने भवन को बनते अवश्य देखा होगा। क्या आप ये बता सकते हैं कि भवन निर्माण में किन किन पदार्थों का उपयोग होता है? बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम भवन निर्माण में करते हैं, किसी भी इमारत को बनाने में करते हैं। भवन निर्माण में प्राय ईंट, पत्थर, लोहे के गाटर, सरिया, सीमेंट, मौरंग, बालू, मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इनमें ईंट, सरिया, गाटर, सीमेंट मानव निर्मित वस्तुएं हैं, क्योंकि ये सब किससे बनी हैं? ये कहीं ना कहीं मानव द्वारा बनाई जाती है। जैसे ईंट बनाई जाती, सरिया भी, गाटर भी, सीमेंट भी बनाई जाती है। और सीमेंट से दीवार की जुड़ाई होती है, प्लास्टर होता है, स्लेब, फर्श आदि का निर्माण होता है। और इसके पश्चात कुछ दिनों तक लगातार पानी का छिड़काव उनकी मजबूती बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो मजबूती बढ़ाने के लिए किया जाता है, पानी का छिड़काव किया जाता है। क्यों? तो इस बात को भी हम स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। आइए चलते हैं। पानी के लगातार छिड़काव करने से सीमेंट में सुई के समान रवे क्रिस्टल बनते हैं। यानी जब हम पानी का छिड़काव करते हैं तो सुई के समान रवे यानी क्रिस्टल बनती है। ये क्रिस्टल आपस में गुथ कर सीमेंट को कठोर एवं मजबूत बनाते हैं। यानी छोटे छोटे सुई के समान रवे क्रिस्टल बनते हैं। ये क्या करते हैं? सीमेंट को कठोरता और मजबूती प्रदान करते हैं। अब इस क्रिया को पूर्ण होने में लगभग 1 सप्ताह लग जाता है। 1 सप्ताह का समय लग जाता है। इस कारण मकान इमारतों को बनाने के पश्चात लगभग 1 सप्ताह तक पानी का छिड़काव आवश्यक होता है। तो यहाँ से हम आप समझ गए कि 1 सप्ताह तक कम से कम सीमेंट से बनी वस्तुओं को कम से कम छिड़काव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे मजबूती और कठोरता आएगी। और ऐसा ना किया जाए तो रासायनिक क्रिया पूर्ण नहीं होगी, जिससे मकान आपका कमजोर हो जाएगा। पानी छिड़कने का एक अन्य लाभ ये भी होता है, एक तो लाभ ये हो गया कि उसकी मजबूती और कठोरता बढ़ेगी, साथ में दूसरा लाभ ये है कि दीवार या फर्श की भीतरी सतह पर सूखती, यानी भीतरी सतह पहले सूखती है और बाहरी सतह बाद में सूखती है। यदि ऐसा ना होता तो भीतरी सतह के सूखने से बनी जल वाष्प बाहर निकलने के प्रयास में पहले से सूख चुकी बाहरी सतह में दरार उत्पन्न कर देती। तो इस प्रकार देखा जाए पानी के छिड़काव से अंदर की सूखेगी। तो इस प्रकार ये भी एक फायदा हो जाता है छिड़कने से, आपके जो आप दीवार, फर्श, प्लास्टर कुछ भी करवा रहे हैं उसमें कोई भी दरकन नहीं आएगी। तो ये फायदा हो जाएगा पानी के छिड़काव। अब हम मानव निर्मित वस्तुओं की ओर चलते घरेलू कार्यों में। आप जानते हैं स्नान करना, कपड़ा धोना, दांतों की सफाई करना, भोजन पकाना, मकान की सफाई, सजावट, सिलाई, बुनाई आदि जो भी कार्य होते हैं, इन सभी कार्यों को बहुत सी अनेक वस्तुएं हैं जिसे मानव निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग करते हैं। विभिन्न घरेलू कार्यों को उपयोग में आने के लिए मानव निर्मित वस्तुओं की तालिका बनाइए। तो देखो आप जानते हैं घर में कोई भी हम घरेलू कार्य करते हैं, उस घरेलू कार्य करने के लिए कोई ना कोई हम मानव निर्मित वस्तु का प्रयोग अवश्य करते हैं। जांचने के लिए हम करते हैं, मान लें कपड़े हम धोना चाहते हैं तो मानव निर्मित वस्तुएं जैसे साबुन, डिटर्जेंट का प्रयोग करेंगे, बाल्टी, टब, ब्रश आदि का प्रयोग करेंगे। और भोजन पकाने के लिए देखा जाए आप सब्जी है, दाल है, चावल है, रोटी है, बेलन है, बर्तन है, इन सब का हम उपयोग करेंगे।
सिलाई के लिए देखा जाए, हम सिलाई के लिए सुई है, मशीन है, कपड़ा है, ये सारा प्रयोग करते हैं। घर की सजावट की बात की जाए तो हमें साफ़ करने के लिए झाड़ू ब्रश की आवश्यकता होती है, जबकि सजावट के लिए गुलदस्ता है और मेज पोश है आदि की आवश्यकता पड़ती है। बुनाई के लिए देखा जाए, हमें बुनाई के लिए सुई है, स्टिच है, कपड़ा है, फ्रेम है आदि की आवश्यकता होती है। यानी ये सारे क्या हैं, ये सारे कोई ना कोई क्या है, मानव निर्मित वस्तुओं द्वारा निर्मित हुए, यानी मानव ने ही किसी न किसी रूप में फैक्ट्रियों में बनाया है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि मानव निर्मित वस्तुओं के बिना आज कोई भी कार्य करना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। प्राचीन काल में उसका ज्ञान इतना विकसित नहीं था, उसकी आवश्यकताएं सीमित थीं, इसलिए सारे कार्य संभव हो जाते थे। लेकिन आज के युग में ये सब हो पाना असंभव जैसा लग रहा है। सीमेंट है, पेंट है, प्लास्टिक है, कांच है, धातु से बने बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, बिजली के उपकरण आदि अनेक जो वस्तुएं हैं, ये सभी क्या हैं, मानव निर्मित वस्तुएं हैं, क्योंकि इसे किसने बनाया है, मानव ने। तो आपको सबको समझ में आ गया होगा कि मानव निर्मित वस्तुएं कौन सी होती है, जिसे मानव ने बनाया है, और इनका दूसरा नाम कृत्रिम वस्तुएं भी कहते हैं, जिनका दैनिक जीवन में कार्यों में हम अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं। अब आपने समझ लिया है घरेलू में, हम समझते हैं कृषि कार्य में। आप जानते हैं किसान कृषि कार्य के लिए हंसिया, खुरपा, फावड़ा, कुदाल आदि का प्रयोग करता है। खेत जोतने के लिए, फसल काटने के लिए, सिंचाई करने के लिए, मड़ाई करने के लिए कृषि कार्यों में आप जानते हैं विभिन्न प्रकार की मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग होता है। अब मानव निर्मित वस्तुएं जैसे हंसिया है, खुरपा है, कुदाल है, फावड़ा है, हल है, थ्रेसर है, ट्रैक्टर है आदि, ये सारी वस्तुएं क्या हैं, मानव निर्मित वस्तुएं हैं, जिनका हम कृषि में उपयोग करते हैं। तो कृषि कार्य के लिए भी हम उपयोग करते हैं। अगला हम चलते हैं औषधि। औषधि में किस तरह प्रयोग करते हैं। बीमार पड़ने पर आमतौर पर आपने देखा होगा औषधियों का प्रयोग किया जाता है, मतलब दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। मानव प्रकृति में उपलब्ध पेड़ पौधों व जड़ी बूटियों से निर्मित औषधियों का उपयोग सदियों से करता चला आ रहा। आजकल अनेक रोगों में संबंधित औषधियों का निर्माण विभिन्न रसायनों से भी किया जाने लगा है। अनेक ऐसे असाध्य रोग हैं, जैसे टीबी है, जिसे हम तपेदिक कहते हैं, हैजा है, निमोनिया है, मियादी बुखार है, जिसे हम टाइफाइड कहते हैं, आदि रोगों को भी एंटीबायोटिक दवाई यानी प्रतिरोधी, जैव प्रतिरोधी औषधि की जरूरत पड़ती है। और ये दवाएं आज के युग में निर्मित कर ली गई हैं। किसी भी औषधि का उपयोग करने से पहले चिकित्सक यानी डॉक्टर से सलाह लेना अति आवश्यक होता है, क्योंकि वो उसका जानकार होता है। हम थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, लेकिन उसका सेवन करने हमारे ऊपर कुप्रभाव भी होता है। अतः बिना जानकारी के कभी भी हमें बिना डॉक्टर की सलाह के कोई औषधि नहीं लेनी चाहिए। परामर्श के बिना किसी भी औषधि का उपयोग हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो फिलहाल आप जान गए कि ये विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, विभिन्न प्रकार के टीकाकरण, एंटीबायोटिक दवाई, एंटीबायोटिक दवाई और किसी भी प्रकार की औषध हो, वो किसी न किसी औषध का निर्माण मानव द्वारा ही होता है। आगे चलते हैं, कुछ और बातें करते हैं। अब हम सीधे चलते हैं संश्लेषित रेशे की ओर। आपने जान लिया है कि कपास से बनता है सूती और आपके रेशम के कीड़े से बनता है रेशम। तो ये रेशम कीड़ा जो होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम बॉम्बिक्स मोराई होता है, जो शहतूत के पौधे में पाला जाता है। इस प्रकार इससे रेशा तैयार हो जाता है। भेड़ के बालों से आप देखते हैं ऊन तैयार होती। तो ये सब आप जानते हैं ये कैसे हैं, प्राकृतिक हैं। आज हम संश्लेषित रेशे यानी मानव निर्मित रेशों की बात करेंगे। नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रान, रेयान आदि ये सब रेशे कैसे हैं, मानव निर्मित। ये पेट्रोलियम रेशे हैं। आइए बात करते हैं। इनमें से बहुत से रेशे पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार के रेशों को संश्लेषित रेशे कहते हैं। संश्लेषण मतलब रासायनिक संश्लेषण द्वारा तैयार किए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम संश्लेषित रेशे के नाम से जानते हैं। संश्लेषित रेशे उच्च अणुभार वाले होते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। संश्लेषित रेशे उच्च अणुभार वाले बहुलक यौगिक होते हैं। सूती, रेशमी, नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलिन आदि धागों से बने वस्त्रों का अवलोकन करिए। नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलिन आदि से बने वस्त्र सूती वस्तुओं की अपेक्षा अधिक आकर्षक एवं टिकाऊ हैं। यानी जो संश्लेषित रेशे नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलिन हैं, इनसे जो भी वस्त्र बनाए जाते हैं वो बड़ा टिकाऊ होते हैं, और टिकाऊ के साथ साथ देखा जाए मजबूत और आकर्षक होते हैं। इन्हें आप क्या करिए, बारी बारी से फाड़ने का प्रयास करें। कपड़े को हाथ से फाड़ा जा सकता है, किनको, सूती को आसानी से फाड़ा जा सकता है, जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलिन रेशों से बने कपड़ों को हाथ से फाड़ना कठिन होता है।
कठिन मतलब थोड़ा टिपिकल होता है, यानी हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि जो ये संश्लेषित रेशे से बने वस्त्र हैं, नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन, ये बड़े ही मजबूत हैं, संश्लेषित रेशों से बने होते हैं। इसके अतिरिक्त बात की जाए तो अधिक मजबूत एवं टिकाऊ हो जाते हैं। कौन से? संश्लेषित रेशे। इसी प्रकार वस्त्रों को पानी में हम भिगोएं तो भिगोने से आप देखेंगे नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन के जो वस्त्र हैं ये जल्दी सूख जाते हैं, जबकि सूती कपड़े से बने वस्त्र देर में सूखते हैं। यानी एक फ़ायदा ये भी है कि ये जो संश्लेषित रेशे से बने कपड़े हैं जल्दी सूख भी जाते हैं, जबकि जो सूती वस्त्र हैं या प्राकृतिक रेशे हैं उनको सूखने में भी बहुत समय लगता है। अब हम चलते हैं थर्मोप्लास्टिक की ओर। तो देखो प्लास्टिक भी क्या एक प्रकार का क्या है? संश्लेषित ही है, यानी मानव निर्मित है। इस प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, यानी थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, जबकि इन्हें हम जब ठंडा करते हैं तब ये क्या होते हैं? ये फिर कड़े हो जाते हैं। यह क्रिया बार बार दोहराई जा सकती है, इसी कारण इसको हम थर्मोप्लास्टिक को पुनः चक्रण करके इसका उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की प्लास्टिक को हम पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी पीवीसी आदि थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। यानी थर्मोप्लास्टिक जो है इसको हम गर्म करें मुलायम हो जाएगी, ठंडा कर देंगे फिर कड़ी हो जाएगी, यानी गर्म करके हम मुलायम कर सकते हैं। ये प्रक्रिया बार बार दोहरा सकते हैं, इसीलिए इसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। अब हम थर्मोप्लास्टिक के बारे में थोड़ा और समझते हैं। तो इस प्रकार प्लास्टिक भी गर्म करने पर मुलायम, ठंडा होकर कठोर एवं खुरदरी हो जाती है। इन्हें गर्म करने पर पुनः मुलायम नहीं किया जा सकता। जैसे देखा आपने बाइकेलाइट थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि एक बार मुलायम होने के बाद ये कड़े हो जाते हैं, फिर इनको पुनः मुलायम करना इतना आसान नहीं होता, यानी इनका पुनः हम चक्रण करना संभव नहीं है। किसका? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जबकि थर्मोप्लास्टिक का पुनः चक्रण हो जाता, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का पुनः चक्रण नहीं होता। इन पॉइंट को भी आप समझेंगे। थर्मोप्लास्टिक का चक्रण होता है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का पुनः चक्रण नहीं होता है। कुछ और समझें तो प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग से व्यापक उपयोग होता है। इसके उपयोग हो रहे हैं उसके अनुसार देखा जाए कुछ उदाहरण हैं। जैसे आप देखते हैं दवा की गोलियां, टिकियों के पैकिंग, घावों को सीने हेतु धागे जो आदि हैं, चिकित्सकों के दस्ताने, विविध प्रकार के जो चिकित्सीय यंत्र हैं वो भी सब प्लास्टिक से ही बनाए जाते हैं। आगे चले तो माइक्रोवेव ओवन में भोजन को पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लाए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थों को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती है। तो यानी ये यहाँ भी हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। अगला देखा जाए टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। ये भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आती है। तो यहाँ से आपने समझा टेफ्लॉन क्या है। टेफ्लॉन में कोई भी ऑयली चीज़ नहीं चिपकती है, तो यानी नॉन चिपकने वाली वस्तु है। टेफ्लॉन का हम उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार आप सारी चीज़ें समझ लेंगे। आगे हम चलते हैं कुछ प्लास्टिक और पर्यावरण का संबंध। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक व पॉलीथीन थैले में लपेटी हुई वस्तुएं मिलती हैं। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है। यही कारण है कि जब हम प्लास्टिक की थैली भाई लाएंगे तो कहाँ रखेंगे? जाहिर बात कहीं ना कहीं एकत्रित करेंगे। तो इस प्रकार हमारे घर कचरा एकत्रित हो जाएगा, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण का प्रावधान की एक समस्या है, यानी प्लास्टिक का निस्तारण इतनी आसानी से नहीं होता है। ये हमारे लिए समाज में बड़ी समस्या है, इसलिए हमें इसको स्टोर नहीं करना चाहिए प्लास्टिक को, और बाजार जाते समय सूती थैले का ही प्रयोग करें। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाती है। यहाँ पर हमें समझना है जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण क्या होता है। तो जैव निम्नीकरण क्या होता है? जो जीवाणु द्वारा स्वतः ही नष्ट किए जा सकें, बोले तो अपघटित किए जा सकें, उन्हें हम कहते हैं जैव निम्नीकरण कहलाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं वो जैव अनिम्नीकरण कहलाते हैं। यानी जो जीवाणुओं द्वारा विघटित हो जाए जैव निम्नीकरण, जो न विघटित हो वो क्या होंगे? जैव अनिम्नीकरण। अब यहाँ पर हम कुछ की बातें करते हैं, जैसे सब्जी हैं, फलों के छिलके हैं, बचा हुआ भोजन है, क्या ये अपघटित हो सकते हैं? हो सकते हैं।
1 से 2 सप्ताह में ये अपघटित हो जाएंगे, यानी कैसे पदार्थ हैं, जैव निम्नीकरण है। जबकि कागज देखा जाए तो कागज 10 से 30 दिन में ये भी क्या है, जैव निम्नीकरण, क्योंकि इसको अपघटित किया जा सकता है। सूती कपड़ा जो होता कपास से बनता है, 2 से 5 माह में ये भी जैव निम्नीकरण हो जाता है। लकड़ी देखी जाए 10 से 15 वर्ष में ये भी जैव निम्नीकरण हो जाती है। ऊनी वस्त्र भी कैसे हैं, जीवों द्वारा बनाए जाते हैं, लगभग 1 वर्ष में ये भी जैव निम्नीकरण हो जाती है। और साथ में टिन, एल्युमिनियम आदि के धातुओं के डिब्बे भी जैव निम्नीकरण होते हैं, नहीं होते हैं, क्योंकि 100 से 500 वर्ष तक ये रखे रहते हैं, यानी क्या है, जैव अनिम्नीकरण है। प्लास्टिक की थैलियाँ इसी प्रकार क्या कई वर्षों तक जैव अनिम्नीकरण है, इनका भी जो है निम्नीकरण यानी अपघटन नहीं होता है। आगे चलिए तो प्लास्टिक की उपयोगिता को समझते हैं। प्लास्टिक क्या है, तो आइए जानते हैं प्लास्टिक की उपयोगिता के बारे में जानते हैं। तो देखो प्लास्टिक है, प्लास्टिक के रूप लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। देखो इसके रूप हैं पॉलीथीन, एक्रिलिक, पॉलीप्रोपिलीन, स्टेराइन, स्टेराइन जो थर्माकोल हम यूज करते हैं उसे हम स्टेराइन भी कहते हैं, मेलामाइन, बैकेलाइट, टेफ्लॉन। तो पॉलीथीन आप जानते हैं थैली, ना टूटने वाली बोतल, पाइप, बाल्टी आदि का उपयोग करते हैं। एक्रिलिक का उपयोग हम कार, ट्रकों की खिड़कियों बनाने में किया जाता है। तो ये कभी कभी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं कि कार की खिड़की, ट्रकों की जो खिड़कियां बनाई जाती है किस प्लास्टिक द्वारा, एक्रिलिक द्वारा। पॉलीप्रोपिलीन रस्सी रेसे मजबूत पाइप बनाने में होता है। स्टेरॉइन, स्टायरोन या थर्माकोल पैकिंग में या संचायक सेल के केस बनाने में होता है, खिलौने बनाने में होता है। मेलामाइन बर्तन बनाने में होता है। बैकेलाइट बिजली की प्लग, स्विच व कंघी पेन इत्यादि बनाने में होता है। और टेफ्लॉन जो होता है अभी हमने बताया था नॉन स्टिक बर्तन यानी उष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में होता है, क्योंकि ये किसी भी तेल चिकनाई में नहीं चिपकता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, इतना आपको जरूर समझना होगा ताकि आप किसी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो। और हम इससे पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं, हमारे वीडियो पर विजिट कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना, ताकि आपको विज्ञान में सही रूप से विकसित हो सके ज्ञान का। तो यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है, प्लास्टिक की उपयोगिता तक, हम यहाँ तक आप वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसका जो सेकंड पार्ट है बाद में लेकर आएंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है, इसके आगे हम आपको फिर लेकर चलेंगे। और यहाँ तक आपने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।